तो दोस्तों, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो मैंने आप ही के लिए बनाया है। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे जॉय ई बाइक। ये जो जॉय ई बाइक नाम की कंपनी है और इसका जो स्कूटर वुल्फ नाम का ये स्कूटर है, इसका हम रिव्यू करेंगे। तो करीब 6 महीने पहले मैंने ये स्कूटर ख़रीदा था और इसका रिव्यू कैसा रहा वो मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहे लास्ट तक। मैं हूँ एनके, आप देखें इंजीनियर एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसका रिव्यू मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा था और काफ़ी अच्छा रिव्यू था। तो मैंने ठीक है चलो इसे ख़रीद लेते हैं और कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है या फिर अभी पेट्रोल डीजल के जो प्राइस बढ़ गए इसके हिसाब से किस प्रकार का इसका परफॉर्मेंस रहता है, तो इसके हिसाब से मैंने ये ख़रीदा था। तो इसके ख़रीदने के बाद इसका 6 महीने का अनुभव और इसके अंदर कौन कौन सी खराबी आई और कौन कौन सा जो अच्छा पार्ट है वो मुझे अच्छा लगा, वो इसके बारे में आज की वीडियो में पूरा बात करेंगे। स्कूटर के बारे में जो अच्छे पॉइंट है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस स्कूटर के अंदर सबसे अच्छी बातें लगी वो है इसकी एलईडी लाइट्स। तो एलईडी लाइट्स आप देख सकते हो काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव और खूबसूरत है। यहाँ पर डीआरएल इसके ऊपर लगी हुई है और इसके अंदर जो दोनों लाइट है वो एलईडी लाइट है और हाई बीम लो बीम दोनों ही एलईडी लाइट है और काफ़ी खूबसूरत दिखने में, तो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो इसका एक एलईडी लाइट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद जो डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक इसके अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है और दूसरा कि व्हीकल के अंदर आपको मिल जाता है रियर डिस्क ब्रेक। तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ है वो बहुत ही अच्छी है। और एक इसका जो लुक है थोड़ा बहुत स्पोर्टी टाइप का लुक दिखाई देता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पीछे की ओर जो टेल लाइट वगैरह जो वो भी एलईडी है और यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह है वो भी एलईडी है। तो मैं शुरू करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार के इसके इंडिकेटर है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि डीआरएल को अगर ऑन करना है तो ये डीआरएल ऑन किया, तो डीआरएल ऑन करने के बाद यहाँ पर डीआरएल आपको वाइट कलर के डीआरएल मिल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के डीआरएल आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर दूसरा कि हम हेडलाइट ऑन करते हैं, तो हेडलाइट अगर ऑन करते हैं तो ये एलईडी हेडलाइट इस तरह से ऑन होती है। तो एलईडी हेडलाइट इस तरह से ऑन होती है और काफ़ी इस तरह से अच्छी दिखती है दिखने में। आगे से अगर आप देखते हो तो काफ़ी अच्छी दिखती है। तो हेडलाइट ये कुछ इस प्रकार की है। और यहाँ पर आगे की ओर ये देख सकते हो आप, ये जो पार्ट है इसके अंदर भी डीआरएल है और डीआरएल तो है ही, इसके साथ साथ इसके अंदर टर्न इंडिकेटर भी है। जैसे कि ये टर्न इंडिकेटर शुरू करने के बाद इसके अंदर ये लाइट पड़ गई और डीआरएल तो इसके अंदर शुरू ही है। जैसे कि मैंने अभी ये देखो, ये बंद हो गया, ये शुरू हो गया। तो टर्न इंडिकेटर जो है तो इस तरह से डीआरएल यहाँ पर भी होते हैं और इस हेडलाइट के ऊपर भी ये डीआरएल मिल जाते हैं। और दूसरा टर्न इंडिकेटर जो है यहाँ पर मिल जाता है इसके अंदर ही। और जिस तरह से मैंने बताया कि पीछे की ओर भी इसका टर्न इंडिकेटर है, तो काफ़ी इस टाइप के जो टर्न इंडिकेटर यहाँ पर है दोनों साइड आपको मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छे दिखते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और ये जो नंबर प्लेट है यहाँ पर नंबर प्लेट नहीं आती है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इसके अंदर कोई नंबर प्लेट, नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है जॉय ई बाइक। और ये कस्टमर केयर नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर। और काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छा स्कूटर है। और सीट वगैरह की बात करें तो ये कुशन काफ़ी अच्छा है, सीट का काफ़ी अच्छा कुशन है। और दूसरा कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म एक्टिवा वगैरह से ज़्यादा ऊंचा है, ठीक है। ये देखो आप, सीट की ऊंचाई और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, तो ये ऊंचा प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए क्या होता है कि लंबे लोग अगर बैठते हैं तो क्या होता है कि इसके पैर जो होते हैं वो यहाँ पर टच हो जाते हैं, ऊपर की ओर टच होते हैं, सही तरह से थोड़ा बैठने में दिक्कत होती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पर पूरा देख सकते हो, ये एलईडी है पूरा, मतलब डिस्प्ले है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैटरी का जो पावर लेवल है वो दिखाता है, हाई लो दिखाता है। और यहाँ पर मोड है, तो 3 मोड है। यहाँ से हम मोड को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम मोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट मोड में है, सेकंड मोड में और थर्ड मोड में। तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता, 25 की स्पीड पे जाता है पहले मोड में और दूसरे में कुछ 35 के आसपास जाता है और तीसरे में 48 के आसपास जाता है। तो 50 तक तो नहीं जाती पर 48 के आसपास इसकी टॉप स्पीड आप तीसरे मोड में ले जा सकते हो। और बाकी यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है, ये बैटरी इंडिकेटर है, मतलब बैटरी लो हो जाती है तब इसके अंदर इंडिकेशन दिखाता है। और ये साइड इंडिकेटर वगैरह है, ये हाई बीम का ये इंडिकेटर है और ये रेडी, मतलब ये चलने के लिए रेडी है, ये बारे में दिखाता है। और दूसरा कि ब्रेक अगर हम दबा के रखते हैं तो यहाँ पर एक इंडिकेशन आएगा, देख सकते हो। तो इस प्रकार का इंडिकेशन यहाँ पर दिखाता है। और जिससे क्या होता है कि रेस हम देंगे तब रेस ये गाड़ी जाएगी नहीं। अगर ब्रेक पे हमारा हाथ है, थोड़ा बहुत हमने ब्रेक दबा के रखा है तो ये गाड़ी जाएगी नहीं, जैसे हम ब्रेक छोड़ेंगे तब ये जाएगी। इस प्रकार का इसके अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है। और बाकी यहाँ पर बटन्स वगैरह तो आप देख सकते हो, हाई बीम, लो बीम है, ये साइड इंडिकेटर है, ये हॉर्न वगैरह है। और यहाँ पर जो आमतौर पर स्कूटी के अंदर जो भी मिलता है, हेडलाइट का जो
क्लस्टर, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह चालू करने का जो सारी सिस्टम मिलती है यहाँ पर। ये जो मोड में हम स्कूटी को कैसे ले जा सकते हैं वो सारी सिस्टम यहाँ पर लगी हुई है। और दूसरा यहाँ पर एक रिवर्स में भी हम ले जा सकते हैं, जैसे कि ये ड्राइव मोड में ले जाएंगे तो स्कूटी आगे की ओर जाएगा और रिवर्स के अंदर ले जाएंगे तो पीछे की ओर जाएगा। अगर कहीं पर स्कूटी ढलान के अंदर है और हमें ऊपर नहीं खींच सकते तो वहाँ पर हम इसे रिवर्स मोड में डाल के पीछे की ओर कर सकते हैं, जिससे कि ये पीछे की ओर जाता है। जैसे कि ये अभी ये पीछे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से जाता है। और फिर आगे की ओर जाना देना है तो ये आगे की ओर जाता है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो ये सारे पॉइंट थे। और बाकी प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर जो होता है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही मतलब घटिया किस्म की होती है, पर आमतौर पे घटिया किस्म की देखने को मिलती है। पर इस वाली कंपनी के अंदर थोड़ा अच्छा प्लास्टिक क्वालिटी है। और देखने में जैसे कि ये गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है उसी प्रकार का इन लोगों ने प्लास्टिक इस्तेमाल किया है। और पेंट क्वालिटी की बात करें तो पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, शाइनी है और साफ़ करने के बाद तो ये अच्छी दिखती है वैसे। और यहाँ पर स्कूटी एक दो बार गिरी है तो इसके कारण क्या हुआ है कि भाई ये साइड मिरर जो है टूट गया है। तो इस साइड मिरर कुछ इस प्रकार का दिखता है, इस प्रकार का, जैसे कि यामाहा की FZ जो सीरीज़ थी मेरे पास, FZ 250 थी, उसके अंदर साइड मिरर कुछ इस टाइप का डिज़ाइन का आता था, कंपनी में से ही आता है। तो कुछ इस प्रकार का साइड मिरर यहाँ पर मिल जाता है। और बाकी ये दोनों डिस्क ब्रेक का लीवर्स वगैरह है और कुछ इस टाइप की ऊपर से स्कूटी दिखती है। यहाँ पर जो बैक रेस्ट पीछे बैठने वाला जो बंदा होता है इसके लिए बैक रेस्ट यहाँ पर मिल जाता है हमें, तो जिसके कारण ये थोड़ा अच्छा रहता है, कंफर्टेबल, पीछे बैठा हुआ इसके लिए कंफर्टेबल रहता है। बाकी एसेसरीज़ वगैरह आपको मिल जाती है, अगर डलवानी हो तो मिल जाती है, पर बहुत सारे शोरूम पे अवेलेबल ही नहीं होती। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर जो शोरूम है इस पर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर मैं नहीं डलवा सकता, वरना एसेसरीज़ इसके साथ आती है जो आप डलवा सकते हो। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर पीछे वाला जो पैर रखने के लिए जो आपको एक प्लेटफॉर्म मतलब एक जगह मिल जाती है वो एसेसरीज़ के अंदर मिल जाती है, जबकि इसके अंदर आप कहाँ पर पैर रखोगे भाई, ठीक है। आगे वाला बंदा यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर पैर रख देगा और पीछे वाला बंदा यहाँ पर पैर रख सकता है, बाकी दिक्कत हो जाती है बैठने के वक्त। तो ये थोड़ा ये इसका ओवरऑल जैसे कि गुड पॉइंट थे। तो यहाँ पर बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे जैसे ही हम डिक्की को खोलते हैं तो ये डिक्की ओपन हो जाती है और डिक्की के अंदर हमें बैटरी देखने को मिल जाती है। पर यहाँ पर एक ऊपर कवरिंग लगा होता है, उसे हटा दिया है मैंने, तो वो कवरिंग ऊपर लगा होता है। और यहाँ पर MCV जिसे बोलते हैं, तो MCV भी है, इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे बैटरी निकालनी है तो ऑफ करके हम निकालेंगे, फिर से लगाएंगे तब भी ऑफ करके लगाएंगे, तो यहाँ से हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि भाई जैसे कि मैंने ये बैटरी को निकाल दिया है, अभी इसकी बैटरी को मैंने निकाल दिया है, काफ़ी छोटी बैटरी है, ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं है। तो ये कुछ बैटरी इस टाइप की हमें मिल जाती है, छोटी सी बैटरी है, कोई ज़्यादा बड़ी बैटरी नहीं। और दूसरा कि हम बैटरी को निकाल के इसके साथ एक चार्जर भी आता है, वो चार्जर से हम लगा सकते हैं। वो चार्जर मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, तो वो चार्जर से हम लगा सकते हैं। तो ये बैटरी निकाल के घर के अंदर जाके उस चार्जर से भी चार्जिंग कर सकते हैं और उसी चार्जर से हम चार्ज कर सकते हैं यहाँ से सीधा। तो यहाँ पर दूसरा एक यहाँ पर एक पोर्ट आपको मिल जाता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि उस चार्जर से सीधा चार्जिंग लगा सकते हैं पॉइंट, बैटरी को हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वायर वगैरह अगर लंबा वगैरह हो तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बैटरी को निकाल कर भी चार्ज कर सकते हो। और बैटरी चार्जिंग का टाइम जो है करीब 3.5 घंटे के आसपास के अंदर ये फुल हो जाता है और ऑटोमेटिक चार्जर ऑफ कर देता है, ठीक है, फुल होने के बाद। तो ये दिक्कत नहीं आती कि हमें देखता रहना पड़ेगा कि चार्जिंग हो गया है नहीं हो गया। तो ये अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और बैटरी का जो रेंज है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बैटरी का जो रेंज है वो रेंज करीब आपको मिल जाएगा 50 किलोमीटर के ऊपर मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी, जैसे कि मैं बैटरी को अभी लगा देता हूँ, तो यहाँ पर MCB ऑफ करने के बाद ये बैटरी ऐसे लग जाती है, ठीक है। तो ये MCB ऑन करने के बाद यहाँ पर ऊपर कवरिंग होता है, जिसके कारण ऊपर की बैटरी नहीं दिखती है, और ये फिर यहाँ से ऑन हो गया। तो कुछ इस तरह से ये ऑन होता है। और दूसरा कि इसके ऊपर जो बैटरी की रेंज की बात करें तो करीब 50 किलोमीटर के आसपास रेंज होता है और काफ़ी ज़्यादा वेट खींच सकता है। करीब कह सकता हूँ कि 160 किलो के ऊपर से तो मैंने तो ट्राई किया, 160 किलो तक तो मैंने ट्राई किया है, आराम से खींच लेता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो ये इतना इसके अंदर एडवांटेज है कि बैटरी करीब चलती है। बैटरी ज़्यादा से वेट अगर हम ज़्यादा ले जाते हैं तो बैटरी थोड़ा कम चलती है, अगर अकेले आप गाड़ी चलाते हो तो थोड़ा ज़्यादा चलेगी। तो ये इसका एडवांटेज है इसके अंदर। और बाकी चार्जिंग टाइम जो है वो इसका एडवांटेज तो है ही। मुद्दे के बारे में हमने बात कर ली है, अब इसके जो बैड पॉइंट है इसके बारे में बात करेंगे।
तो बैड पॉइंट कौन कौन से मुझे स्कूटी के अंदर लगे वो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही सही नहीं है इसके अंदर, मतलब घटिया कह सकते हो, क्योंकि खड्डे वगैरह में जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सस्पेंशन काम ही नहीं कर रहे हो एक तरीके से, इस प्रकार का ये दिक्कत देता है। और दूसरा कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये शॉक एब्जॉर्बर जो लगे होते हैं वो यहाँ से लीक हो गए। ये देख सकते हो ऑयल वगैरह इस पर अभी भी लगा हुआ है, ऑयल के कारण इसके ऊपर धूल लगी है। तो ये सस्पेंशन सिस्टम जो है, शॉक एब्जॉर्बर है, वो लीक हो गया। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा खड्डे में उछलती है। अगर आप खड्डे वगैरह या फिर ऐसे रोड पे जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा मतलब ऐसा है जो बम्प वगैरह है, वहाँ पर ये ज़्यादा उछलती है स्कूटी। तो ये सस्पेंशन सिस्टम के बारे में इनको सुधारने की ज़रूरत है। सस्पेंशन सिस्टम भाई बिल्कुल ही भाई बैड पॉइंट है इसका। और दूसरा कि ये जब चलती है तब एक चुई चुई सी आवाज़ आती है, मतलब चलने के बाद जो खड्डे वगैरह में जाते हैं तब उस समय पर चुई चुई आवाज़ रहती ही है। उसके कारण क्या होता है कि एक तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है और साइलेंटली जाता है और वहाँ पर इस प्रकार की अजीब सी आवाज़ आती है। तो एक वो होता है ना, मतलब आप 2-3 लोग हैं और वहाँ पर इस प्रकार की आवाज़ लेके जाते हैं स्कूटी को, तो वहाँ से एक अजीब सी आवाज़ आती है तो लोग मतलब देखते हैं भी ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो उस समय पर आपको शर्मिंदगी थोड़ी महसूस होती है इसके कारण। तो वो मुझे इसके अंदर बैड पॉइंट मुझे लगा, तो मुझे इसके बैड पॉइंट में मैंने जोड़ दिया। अब दूसरा बैड पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर डबल डिस्क ब्रेक लगी हुई है, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट भी है पर इसके अंदर बुरा पॉइंट भी है, क्योंकि डिस्क ब्रेक लगाना ही अच्छा बात नहीं होती। डिस्क ब्रेक लगाने के बाद इसके अंदर अच्छी चीज़ें देना, ठीक है। जैसे कि मास्टर सिलेंडर, जगह देखो आप, इसके ब्रेक्स, इसका मास्टर सिलेंडर लीक हो रहा है भाई, ठीक है। ये धीरे धीरे लीक हो रहा था, मुझे मालूम नहीं था, पर इसके बाद मैंने जब देखा इसके अंदर तो ये धीरे धीरे मास्टर सिलेंडर लीक हो रहा था। तो दोनों मास्टर सिलेंडर, एक ही नहीं, अगर एक मास्टर सिलेंडर लीक होता तो सोच लेते कि भाई ठीक है कोई कंपनी डिफेक्ट होता, पर दोनों ही फेल है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक ऑयल निकला हुआ है, ठीक है। तो मास्टर सिलेंडर का जो सील है ऊपर का बिल्कुल सही तरीके से नहीं है, और ऊपर जो कैप लगी होती है वो कैप भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण ये ऑयल लगातार निकलता है। और मैंने ये बात मैंने शोरूम में बताई, पर शोरूम वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये नई कंपनी है तो ये शोरूम वाले कुछ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगी इसके अंदर, बैड पॉइंट है। हालांकि मैं इसके अंदर मास्टर सिलेंडर है जो पूरा मैं चेंज कर दूँगा, या फिर किसी और बाइक का पल्सर का या फिर किसी और बाइक का लगा दूँगा। तो पीछे की ब्रेक तो सही तरीके से काम करनी चाहिए, ये देखो बिल्कुल ही काम नहीं करी, मतलब जीरो ब्रेक है, ब्रेक फेल हो चुके भी दोनों ही। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है। ये तो मैं रिपेयर कर सकता हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा है जो रिपेयर नहीं कर सकता वो क्या करेगा बेचारा, वो तो परेशान हो जाएगा। इस तरह से ऑयल निकलता रहता है लगातार। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो ऑयल लगातार निकलता है, जिसके कारण ये वाइट सा हो गया है। तो मास्टर सिलेंडर भाई इसके बिल्कुल ही फेल है। तो डिस्क ब्रेक देना ही सही बात है, पर डिस्क ब्रेक की सही क्वालिटी देना इससे भी अच्छी बात होती। डिस्क ब्रेक की सही क्वालिटी नहीं दी है, ये इसका बैड पॉइंट है। डिस्क ब्रेक देने के साथ साथ डिस्क ब्रेक की क्वालिटी भी अच्छी देनी चाहिए थी उनको। तो ये सबसे बड़ी इसके अंदर बैड पॉइंट है। बाकी इसके अंदर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो थोड़ी बहुत बिल्ड क्वालिटी में एक दिक्कत है। जैसे कि आप इसे चलाने की कोशिश करते हो तो थोड़ा मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर जो नट वगैरह ढीले हो गए हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि खटखट सी आवाज़ आती है। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, अभी चला के दिखाता हूँ। तो चलाओ इसे, ब्रेक मारा, हाँ ये देखो, तो पूरी, हाँ ये देखो, तो पूरा ये अंदर से मतलब नट वगैरह ढीले हो चुके हैं इसके। तो इसके कारण क्या होता है कि पूरा ये वाला जो हिस्सा है पूरा जो झटका देता है, तो ठीक है। तो इसके कारण भी ये दिक्कत है, ये समझ में नहीं आता। ये बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही क्या कह सकते हो यार, मतलब 6 महीने के अंदर इसका ऐसा हाल है। तो भाई कंपनी को फिर से देखना पड़ेगा यार कि ये पूरा सा क्या आपने बना दिया है पूरा, या मेरी स्कूटी में ही ये दिक्कत आ रही है या फिर दूसरे लोगों की भी स्कूटी में आ रही है, वो मैं नहीं जानता, पर ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि इसके अंदर मास्टर सिलेंडर पहले तो दोनों ही फेल हो चुके हैं, दोनों ही ख़राब है। और दूसरा इसके अंदर ये जो मेन जो नट होता है वो ढीला हो चुका है, जिसके कारण पूरा ये जो स्टेयरिंग है पूरा मूव कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जो साइकिल वगैरह आती थी उसके अंदर ऐसा होता था, आमतौर पर बाइक वगैरह में नहीं होता है, और इसके अंदर ये हो रहा है। तो ये मतलब क्या ही है, क्योंकि इसकी प्राइस के हिसाब से ये अच्छी स्कूटी बनाने का मतलब बनाना चाहिए था उनको। जैसे कि इसका प्राइस की बात कर ले तो प्राइस है करीब 77,000 रुपीज़, ठीक है। 77,000 रुपीज़ मैंने इस स्कूटी के लिए मैंने दिया है, और सब्सिडी वगैरह मिला के 12,000 करीब माइनस होते, पर मैंने सब्सिडी नहीं लिया है। मैंने 77,000 दी के मैंने फिर सब्सिडी वगैरह का मैंने कागजात वगैरह नहीं किया है, तो मैंने 77,000 पूरे दिए हैं।
तो ये दिक्कत है यार, ये समझने की ज़रूरत है। दोनों ही मास्टर सिलेंडर काम नहीं कर रहे सही से, और इसका जो मेन नट है जो वो भी सही से काम नहीं कर रहा। अगर कुछ हुआ तो फिर क्या ही कंपनी जवाब देगी। तो यहाँ पर बाकी एलॉयस वगैरह भी अच्छे दिखने में तो अच्छे दिखते हैं। और दूसरा बात करें कि दूसरे बैड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो है हमें मिल जाता है ट्यूबलेस टायर। और ट्यूबलेस टायर मिल तो जाता है, फ़ायदा भी होता है इसके कारण, पर एक दिक्कत मेरे साथ हुई थी क्योंकि साइड के अंदर पंचर लग गया था। अब साइड में पंचर तो लग गया, अब तो दिक्कत क्या होगी कि आम अगर स्कूटी जो होती है इसके अंदर क्या होता है, सीधे यहाँ से खुल जाता है, टायर निकल जाता है, और टायर निकालने के बाद अगर पंचर भी बनाना है या फिर टायर भी चेंज करना है तो आप कर सकते हो। पर इसके अंदर ये नहीं होता क्योंकि ये मोटर लगी होती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है इसके साथ साथ। तो मोटर तो हम निकाल नहीं सकते, यहाँ से निकालना पड़ेगा, सारी मोटर लगाने के बाद फिर से लगाने में दिक्कत हो जाती है, तो वो भी एक तकलीफ हो गई। तो मैंने क्या किया, इसके टायर के अंदर ट्यूब डाली है जो स्कूटी टीवीएस स्कूटी ES जो आती थी इसका ट्यूब मैंने इसके अंदर डाला है, जिसके कारण अभी ये सही से चल रहा है। बाकी हवा भी निकल जाती थी 2-2 दिन में, तो वो भी मुझे बहुत सारी समस्या, मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा स्कूटी के साथ। तो ये थे कुछ अच्छे मुद्दे और जो बैड पॉइंट थे इस स्कूटी के साथ, वो मैंने जो फेस किया वो मैंने आपको बताया। तो आपको इसका रिव्यू कैसा लगा बताइएगा, और आपको ये स्कूटी ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके ज़रूरत के हिसाब से। बाकी ख़रीद सकते हो क्योंकि ये मास्टर सिलेंडर और बाकी इसका जो मेन इसका जो फिटिंग का जो मेन जो नट है उसके छोड़ कर, या फिर पंचर वगैरह अगर लग जाता है वो बाकी सिस्टम छोड़ कर अगर आप कुछ अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हो तो थोड़ा अच्छा है। इसमें मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बैटरी भी आप निकाल सकते हो, चार्ज भी कर सकते हो, जल्दी चार्ज भी हो जाती है और अच्छी खासी रेंज भी देती है। तो ये सारे अच्छे पॉइंट भी है इसके साथ और बुरे पॉइंट भी है। तो आपको तय करना है कि भाई आपको स्कूटी ख़रीदना भी है या फिर नहीं ख़रीदना है। तो मैंने तो 77,000 रुपीज़ इसके पीछे दिए हैं, और इतना जैसे कि 77,000 रुपीज़ देने के बाद भी इसका क्वालिटी की बात करें तो इतना अच्छा क्वालिटी तो नहीं दिया है, क्योंकि भाई मास्टर सिलेंडर ख़राब हो गए भाई। 800 रुपये के मैं अगर किसी बाइक का भी लगाऊंगा तो 800 रुपये का तो होगा ही पूरा सिस्टम इसका, तो वो मुझे अभी एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये फिर देखना पड़ेगा। और सर्विस की बात करें तो सर्विस की बात मैं भूल गया, क्योंकि सर्विस की बात करें तो सर्विस भाई इनकी बहुत ही घटिया है, क्योंकि शोरूम जो है वो किसी भी जगह पर होते हैं। जैसे कि अभी मैंने जहाँ पर ख़रीदा वहाँ पर रिक्शा भी बेच रहे थे बजाज की, और वहाँ पर जो ई-बाइक भी बेच रहे थे, वहाँ से मैंने ख़रीदा। पर वहाँ पर जब मैंने इसके अंदर जैसे कि सारी समस्या आने लग गई थी, इसके अंदर बटन्स वगैरह भी सही तरह से काम नहीं कर रहे थे एक समय के बाद। तो ये मैंने रिपेयर किया, और फिर ये जो बटन्स मैंने मंगवाए तो वो बोल रहा था भी आ जाएगा 15 दिनों में वगैरह में, पर 15 दिनों में नहीं आए, ठीक है। फिर 15 दिनों के बाद गया तो फिर कह रहा था भी फिर और 15 दिन लगेंगे। तो मतलब इससे समझ में आ जाता है कि उनके पास में सर्विस के लिए स्पेयर पार्ट ही नहीं है। और दूसरा ऐसी सारी अगर समस्या हो जाती है तो क्या देखेंगे भाई, ये देखना जरूरी होता है इन स्कूटी के, मतलब जो भी इनको देते हैं शोरूम वालों को या कंपनी को। तो ये सारी सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रही यार, कंपनी क्या ही करे। अभी मास्टर सिलेंडर ख़राब हो रहा है और बाकी बहुत सारी दिक्कतें स्कूटी के अंदर आ जाती है, तो वो देखने के लिए ये जो कंपनी है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है कि भाई हमें ये रिपेयर करके देना है, या फिर इनको कोई भी पड़ी नहीं होती है। तो ये दिक्कत हो जाती है एक स्टार्टअप कंपनी के साथ, क्योंकि ये स्टार्टअप कंपनी ही है अभी तो इसके साथ ये दिक्कत हो जाती है। ई बाइक का चार्जर यहाँ पर धूल मिट्टी उसके ऊपर लग गई है, तो चार्जर थोड़ा सा बड़ा है, ओरेवा का जो चार्जर होता है इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो और फास्ट चार्जिंग भी करता है इसके मुकाबले, ओरेवा का थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ इस प्रकार का चार्जर है जो आपको फ्री में इसके साथ ही मिल जाता है, स्कूटी के साथ ही मिल जाता है। और काफ़ी अच्छी खासी लंबी केबल तो नहीं कह सकते पर थोड़ी बहुत भी कह सकते हैं, जैसे कि 3 फुट के आसपास इसकी केबल लंबी होगी, ठीक है। तो इस टाइप का चार्जर हमें मिल जाता है। और अगर आप लंबा केबल नहीं है जहाँ पर चार्जर ले जा सकते हैं तो वहाँ पर आप ये चार्जर और बैटरी निकाल के यहाँ पर चार्ज कर सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे मेरी बैटरी वहाँ पर दिखाई। तो इस टाइप का चार्जर है। यह था रिव्यू जॉय ई-बाइक वुल्फ मॉडल का। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तभी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।